बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इस टॉपिक का नाम है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉली एटॉमिक आइंस। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये पॉली एटॉमिक आइंस क्या होते हैं, उसके बाद हम आएंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट किसे कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक आइंस नाम से जाहिर है द आइंस विच कंटेन मोर देन वन या मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे आइंस जिनमें एक से ज़्यादा एटम हों या एक से ज़्यादा किस्म के एटम हों, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम्स हों, उन्हें बोलते हैं पॉली एटॉमिक आइंस। एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे कि NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन, इसका नाम भी मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ, इसे बोलते हैं अमोनियम आइन। और ये एक पॉली एटॉमिक आइन है क्योंकि इसमें 4 एटम हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन का है। इसी तरह से SO4-2 इसे बोलते हैं सल्फेट आइन। सेम इसी तरह से PO4-3 इसे बोलते हैं फॉस्फेट आइन। इसके अलावा I3-1 इसे बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आइन। इसके अलावा ClO3-1 इसे बोलते हैं क्लोरेट आइन। और इसी तरह से ClO4-1 इसे कहते हैं परक्लोरेट आइन। और इसी तरह से NO3, बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, जिसे कहते हैं नाइट्रेट आइन। तो ये सारे जो आइन हैं ये पॉली एटॉमिक आइंस कहलाते हैं। इन आइंस में सिवाय अमोनियम आइन अमोनियम आइन पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी तमाम आइंस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना मेरे बेटे, ये -2 ये -3, इसको बोलते हैं नेट चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? नेट चार्ज। और ये बाकी एटम्स के ऊपर मौजूद चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है। कैसे समझाओगे? जाहिर है कोई ना कोई एग्जाम्पल तो हम लेंगे। तो सल्फेट आइन की एक एग्जाम्पल को हम स्टडी करेंगे और एक हम ट्राई आयोडाइड को स्टडी करेंगे, और अगर कोई क्विक चेक में सवाल होगा उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम सल्फेट आइन, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। सल्फ़र के साथ 2 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हैं डबल बांड के ज़रिए, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं सिंगल बांड के ज़रिए। अच्छा, सिंगल बांड वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब याद रखें ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। इस जगह पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बांड बना रहा है, ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बांड बना रहा है, ये वाला सिंगल बांड बना रहा है, ये वाला भी सिंगल बांड बना रहा है। याद रखें जो एटम अपनी वैलेंसी से एक बांड कम बनाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एटम अपनी वैलेंसी से एक बांड ज़्यादा बनाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, मगर वो बांड बना रहा है सिंगल एक, तो इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, इस पर भी -1 चार्ज है। ओवरऑल अगर इनका अलजेब्रिक सम ले लें तो 1 और 1 कितना होता है? 2, और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके ओवरऑल ऊपर इसके चार्ज लिख देते हैं -2 का। तो ये सल्फेट आइन पे जो -2 का चार्ज आपको नज़र आ रहा है इसे नेट चार्ज कहते हैं, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक सम। ओके, अब ये जो सेंटर में सल्फ़र है, इस सल्फ़र के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मतलब ये जो सल्फ़र है इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आफ्टर शेयरिंग के बाद इस पूरे सल्फेट आइन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन सल्फ़र के पास कितने हैं? तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वैसे तो हमें पता है कि सल्फ़र का ताल्लुक जो है वो छठे ग्रुप से है, तो इसके आखिरी शल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि एक ये है और 2 ये हो गए, 2 ये हो गए सल्फ़र के पास 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फ़र के अलावा अब ये तो सल्फ़र के अपने हैं ना, शेयरिंग वाले भी तो काउंट होंगे ना, ये वाला, ये वाला, ये सारे काउंट होंगे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन बनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इसका मतलब सल्फ़र के पास ये तो 12 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। सर जी, ये 12 इलेक्ट्रॉन जो बनते हैं सेंट्रल एटम सल्फ़र के पास, ये तो ऑक्टेट रूल को मान नहीं रहा। 12 इलेक्ट्रॉन।
हमने पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल का मतलब होता है आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इधर कितने हैं 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को नहीं मान रहा, ऑक्टेट रूल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रख के ये स्टेबल है। इस बात को बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। अगर कोई भी एटम और अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा 10, 12, 14, 16 इलेक्ट्रॉन रखता हो तो वो ऑक्टेट रूल को नहीं मान रहा होता, मगर फिर भी वो स्टेबल होता है। सर ये कैसे हो सकता है भाईजान, सिर्फ डुप्लेट या ऑक्टेट रूल थोड़ी है केमिस्ट्री में, और भी बहुत सारे रूल हैं जिनको फॉलो करके केमिस्ट्री के एटम्स के एलिमेंट के एटम स्टेबल करते हैं अपने आप को। ये ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई हाँ हर एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा और जो है ना अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो इस सल्फेट के आयन के अंदर जो सल्फर है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, या इसे हाइपरवैलेंसी भी कहते हैं, हाइपरवैलेंसी, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो मैंने आपको जुगाड़ लगा के बताया कि सल्फर के जो सेंटर वाला सल्फर एटम है उसके पास शेयरिंग के अंदर भी सारे इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, मगर किताब वाला कहता है इसके लिए आपको एक फार्मूला देता हूं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ S इन SO4 -2। SO4 -2 में सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वे भी, वो कैसे निकालोगे, उसके लिए एक फार्मूला इन्होंने दिया है, 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर लिख देता हूं, इंटू प्लस 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर। यार इसको समझ लो, ये फार्मूला इन्होंने दिया है तो ये कैसे काउंट होगा, 2 इंटू डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर के, ये सल्फर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में हिस्सा ले रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4, उसके बाद प्लस 2 इंटू सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर, ये सल्फर है, इसके सिंगल बॉन्ड में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन एक ये 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 जमा 2 2 4, तो ये हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही बात कि सल्फर के पास शेयरिंग के बाद सल्फेट आयन में 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और ये इसे कहते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल। अच्छा सर जी, क्या हर एटम जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को मानता है? आंसर है नो। हमारे क्विक चेक में एक क्वेश्चन है कि सेकंड पीरियड के जो एटम हैं क्या वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं? आंसर है नो, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते? सेकंड पीरियड वाले एटम जो है, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो क्यों नहीं एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते? उसकी रीज़न ये है, इसके लिए एक पॉइंट है कि वो एटम जिनके पास डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, जिनके पास डी ऑर्बिटल होगा, वो वाले फॉलो करेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को, बाकी नहीं करेंगे। एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को वो फॉलो करेंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल होगा। तो एस के पास डी ऑर्बिटल है, डी सब शेल है, तो इसलिए ये भी एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब कैसे करता है उसको समझने के लिए हमें सल्फर की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होगी। 16 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 16 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 4 16। अच्छा, अब इसके आगे होता है 4s, फिर इसके आगे होता है 3d। हम जो है 4s को नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें आखिरी शेल को लिखना है, तो आखिरी शेल में आते हैं 3s 3p और 3d। तो आइए ज़रा इन्हें समझते हैं। मैं आखिरी शेल की बात कर रहा हूँ। 3s के लिए हम जो है ये एक बॉक्स बना देते हैं और उसके बाद 3p का आपको पता है एक ऐसा सब शेल है जिसके पास 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, 3px 3py और 3pz। और जो 3d होता है 3d, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। अब ज़रा समझना, इसमें हो गए s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 4, 2 इधर 1 इधर 1 इधर, और d जो है वो खाली है फिलहाल। एक थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है VBT, उसमें वो बताते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना आखिरी शेल में, जितने उतने ही कोई एटम बॉन्ड बना सकता है।
तो इस वक्त जो है सल्फर के आखिरी शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो सल्फर कितने बॉन्ड बनाने के काबिल है? 2। तो सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। अगर जो है वो 3p से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला है तो यहां आ जाएगा। अब अनपेयर्ड कितने हो गए? 1 2 3 4। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब सल्फर 4 बॉन्ड बना सकता है, और बिल्कुल सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है। और अगर 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में प्रवेश करता है, यहां एक रह जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6। तो अब इस केस में सल्फर कितने बॉन्ड बना सकता है? 6 बॉन्ड बनाने के काबिल हो गया है। और इसी सल्फेट में भी 6 बॉन्ड हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 और 6। जब सल्फर अपने 6 शेयर करेगा, बाकियों से भी तो 6 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो वो 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल की पहचान है। तो जिस के पास 3d होगा उस 3d या कोई भी d सब शेल या ऑर्बिटल, तो वही एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल को मानेगा, बाकी नहीं मानेंगे। अच्छा सर जी, यहां पर 4s था, हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में भर दें और 4s से 3d में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की जो ये जंपिंग होती है वो एक ही शेल के ऑर्बिटल या सब शेल में होती है। तो ये आखिरी शेल है 3s 3p 3d, ये तीसरा शेल है, आखिरी शेल है। और इस शेल में इसके सब शेल हैं। 3s सब शेल है, 3p सब शेल है, 3d सब शेल है। फिर 3p सब शेल के 3 ऑर्बिटल हैं, 3px 3py 3pz, और 3d सब शेल के 5 ऑर्बिटल हैं। तो याद रखें, एक ही शेल में मुख्तलिफ सब शेल के अंदर या मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स के अंदर जंपिंग होती है। इज दैट क्लियर? जी हाँ, इस तरीके से जो है ये अपनी बात मनवा रहा है। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे ट्राई आयोडाइडाइन की। I3-1 स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। सेंटर में एक आयोडीन होता है, साइडों पे जो है लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, 2 आयोडीन और होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड हैं। अब ज़रा याद रख लेना, हर एक आयोडीन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर इधर हो गया, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। इसके पास भी 3 होंगे, एक इधर और एक इधर। इसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे, एक इधर और एक इधर। अच्छा सर जी, नुकर वाले को देखें, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आयोडीन के आखिरी शेल में, क्योंकि ये 7वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। 6 ये हो गए और 7वां ये। इसको देखो, 6 ये हो गए और 7वां ये। सेंटर वाले को देखो, सेंटर वाले में 2 4 6 ये हो गए, 7वां ये है और 8वां ये है। ये 8वां इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले आई के पास जो आया है, ये अमूमन इसके एक सब शेल से डी में इलेक्ट्रॉन आया है, जिसकी वजह से आयोडीन 2 बॉन्ड बनाने के काबिल हुआ है। यानी आयोडीन वैसे तो 1 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि आयोडीन के आखिरी शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो होता है ये वाला। मगर इस केस में आयोडीन के आखिरी शेल में दो अनपेयर्ड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो अमूमन इस आयोडीन के सेंट्रल वाले आयोडीन के पास जो 8वां इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 8वां इलेक्ट्रॉन मतलब 2 4 6 और ये 2 8, ये 8वां इलेक्ट्रॉन इसका डी में जंप करने से इलेक्ट्रॉन के किसी भी इसके साथ वाले जो भी होगा, हम कन्फिग्रेशन तो नहीं कर रहे हैं, उसके सब शेल से डी में इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो फिर वो अनपेयर्ड हो जाएंगे 2। तो इसलिए ये सेंटर वाला आयोडीन एक बॉन्ड इधर भी बना रहा है, एक इधर भी बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ये वाला 8वां है, ये किसी और से लिया हो इसने, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो दोनों चांसेस हो सकते हैं -1। तो स्टडी तो की गई है इस पर, आयोडाइड I3-1। तो ये -1 का जो चार्ज होता है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और वो इलेक्ट्रॉन ये वाला है। खैर, इसकी डिटेल में आपने ज़्यादा नहीं घुसना, आपने जो बात समझनी है वो देखें। आपने ये समझनी है कि ये जो सेंटर वाला है इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 4 6 8 10। तो सेंटर वाला जो आई है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। वही वजह है वही वजह है डी सब शेल या डी ऑर्बिटल की। मगर इसमें इन्होंने कहा है कि आई के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आई, सेंट्रल आई जो है, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला वही है 2 × एंड +2 × अब 2 × क्या, इधर लिखा था 2 × डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इधर लिखोगे लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। सर ये फार्मूला चेंज नहीं हो जाएगा, फार्मूला वही है, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड थे, यहाँ पे लोन पेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर, और इधर जो है फिर वही बात लिखेंगे सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। इधर क्या लिखोगे? सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन। इधर नंबर ऑफ लोन पेयर लिख देंगे। ये फार्मूला
है तो सेम, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है टर्मिनोलॉजी की कि यहाँ डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ लोन पेयर है। तो जहाँ लोन पेयर हो वहाँ ये वाला फार्मूला, जहाँ लोन पेयर ना हो वहाँ डबल बॉन्ड वाला फार्मूला। तो 2 इंटू लोन पेयर कितने हैं सेंट्रल एटम के पास? 3, 1 2 3, 3 जमा 2 सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन 2 हैं, एक ये है एक ये है, यहाँ पे 2 लगा दें। अब 3 दूनी 6 जमा 2 दूनी 4, आंसर क्या आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडाइड आयन के सेंट्रल वाले आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर रहा है। तो इसी